हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे 161 से स्टार्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में 20 क्वेश्चन कर चुके हैं 140 टू 160। हमारा जो आज का क्वेश्चन रहेगा वो 161 रहेगा। इससे पहले ना मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आईपी एड्रेस के बारे में, जो कि हमारा 159 क्वेश्चन था। और इसमें मैंने आपको बताया था कि हर किसी का एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे अगर आपने सुना हो कि भाई क्राइम हो गया कहीं, लेकिन उसके फोन का आईपी एड्रेस या ईएमआई एड्रेस जो भी है वो निकाल लिया है, तो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस बेसिकली ये जो साइबर क्राइम वगैरह है ना, इसमें यूज किया जाता है। आईपी एड्रेस आपका दो तरीके का होता है, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। देखिए मैं स्क्रीन पे लिख तो रही हूँ ब्रश से, अब ये नहीं पता ये आपको शो हो रहा है या नहीं, लेकिन ध्यान से सुनना। आईपीवी जो 4 होता है हमारा, वो हमारा ना 32 डिजिट्स का होता है। 32 बिट एड्रेस कह सकते हैं हम इसको। आईपीवी जो 4 होता है हमारा, ये हमारा 32 बिट एड्रेस का होता है। इसमें जो संख्याएं होंगी ना, वो आपकी 0 से लेकर 255 तक होंगी। ध्यान रखिएगा, 255 तक की संख्या होती है, चार चार सेट बने होते हैं। और इसको जो अलग किया जाता है ना, वो आपका जो जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना पूर्ण विराम, ठीक है, पूरी तरीके से जो डंडा लगाया जाता है पूरी लाइन हो जाने के बाद, इससे ये शो करते हैं। इसको ना हम दशमलव से अलग करते हैं, लाइक दिस, कि जैसे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 202.50.20.148। ठीक है, इस तरह का आपको IPv4 एड्रेस दिखाई देगा। अब IPv6 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये होता है हमारा 128 बिट का। वो IPv4 हमारा 32 बिट एड्रेस है, लेकिन IPv6 हमारा 128 बिट एड्रेस है। इनको हम कॉलन से अलग करते हैं। कॉलन किसको बोला जाता है? जो दो बिंदी लगाई जाती है। IPv4 में आपको एक दशमलव या डेसिमल साइन कह सकते हैं, लेकिन IPv6 में आपको दो दो दशमलव या फिर आप कॉलन कह सकते हैं। इसको इससे अलग किया जाता है। आठ आठ के समूह होते हैं इसमें, आठ आठ के जोड़े बनाए जाते हैं। और इसका यूज हम करते हैं हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल आप बोल सकते हो कि दो बिंदु से अलग किया जाता है। और अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस का यूज बताऊं आपको, तो डिवाइस की पहचान करने के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। जैसे हमारा कंप्यूटर वगैरह हो गया, स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट हो गए। आईपीवी एड्रेस हमें डेटा को ट्रांसफर करने के लिए भी यूज होता है। और आईपी एड्रेस का यूज करके हम काफी इस तक की भाई डिवाइस का ये पता चल जाता है कि इसका फोन यहाँ पर ऑन हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। IPv4 हमारा 32 बिट का होता है, IPv6 हमारा 128 बिट का होता है। IPv4 को हम दशमलव डेसिमल के साइन से अलग करते हैं, बाद में फुल साइन जो पूर्ण विराम बोला जाता है हिंदी में, वो लगाते हैं। और IPv6 के हम कॉलन से अलग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में एक इंटरनेट सेवा प्रदानदाता नहीं है? ISP नहीं है, तो BSNL है, BSNL है, या फिर ER नेट इंडिया है, या फिर इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड है। तो ये आप सभी को पता होगा कि भारत में इंटरनेट की अगर हम पहले शुरुआत की बात करें, तो 15 अगस्त 1995 को VSNL के द्वारा की गई थी। और वर्तमान में अगर अभी की बात करें, तो भारत में लगभग 350 इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, 350, 350। और जो सेवा प्रदान कर रही हैं, जिसमें हम देख सकते हैं BSNL है, BSNL है, ER नेट है, एयरटेल है, वोडाफोन है, फाइबर नेट है। जबकि इन्फोटेक इंडिया एक सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है जो कि कंप्यूटर तकनीक में संलग्न है तो ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बनाती है। ये कोई प्रदानदाता नहीं है, ये हमें कोई इंटरनेट की सेवा प्रदान नहीं करती है। नेक्स्ट है, वो ऑप्शन चुनना है जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। तो नेटवर्किंग में देखो, एक तो दूरस्थ डेटाबेस तक पहुंच, ये है। एक संसाधन को साझा करना, ट्रांसफर करना, ये भी है। शक्ति को ट्रांसफर करना या फिर संप्रेषण करना। तो नेटवर्क में शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो आपका अगर रिमोट एरिया है, वहां तक पहुंच बनानी है, जैसे हिल स्टेशन वगैरह हो गया, और भी रिमोट एरिया जो कि हमारे मॉडर्निटी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वहां पे भी फोन यूज किया जा रहा है, तो ये दूरस्थ रिमोट एरियाज तक डेटाबेस को पहुंचाना है। फिर हमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको आपस में ट्रांसफर करना है। फिर हमें कम्युनिकेशन करना है और सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। लेकिन शक्ति का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर, ये हमारी नेटवर्क से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा डेटाबेस DBMS सिस्टम का उदाहरण नहीं है? SQL हमारी एक लैंग्वेज है, बी है नॉट, SAP है, और एकल है। लेकिन नोट यहाँ पर किसी से नहीं जुड़ा है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के अकॉर्डिंग जो आएगा, SQL हो गया, SAP हो गया, और ओरेकल हो गया। ये सारे हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं, लेकिन नोट का संबंध NOT ये डेटाबेस से नहीं है। तो आपने ये गेट वगैरह भी सुने होंगे, NOT, नोट गेट, और नैंड गेट, एंड गेट, ये भी आएंगे। ये थोड़ा सा ना अपर लेवल का हो जाता है, तो अगर क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड तो मैं आपको बताती चलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु दो गांठों के बीच एक संपूर्ण समर्पित और पूर्ण भौतिक
मतलब एक फिजिकल रिलेशन बनाया जाता है, फिजिकल कनेक्शन कहेंगे, रिलेशन नहीं, फिजिकल कनेक्शन बनाया जाता है। तो वो क्या है, ये कौन सी तकनीक है? क्या ये हमारी पैकेट को स्विचिंग करने की है, या सर्किट को स्विच करने की, या लैन है हमारा, या फिर ये सभी? तो ये सभी देखकर ये सभी पे मत चले जाना। अगर इन्होंने पूछा है कि जिसमें हमारा कम्युनिकेशन है, तो दो जो हमारे अलग अलग रूट होते हैं उनको एक पूर्ण, एक होल फिजिकल कनेक्शन दिया जाता है, तो ये होता है सर्किट स्विचिंग में। सर्किट स्विचिंग एक प्रकार का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें एक फिजिकल रूट दिया जाता है डेटा को, और एक समर्पित क्या दिया जाता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, एक समर्पित कनेक्शन की अवधि के लिए। तो दो जो हमारे एंड पॉइंट होते हैं उनके बीच में एक सिंगल कनेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो वॉइस फोन जो है वो सेवा सर्किट स्विचिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली भाषा प्रोग्राम मशीनी भाषा ऑब्जेक्ट को डैश का प्रयोग करके रूपांतरित होता है, मतलब इसको चेंज किया जाता है। अब जो असेंबलर होता है ना हमारा, देखो मैं आपको बता देती हूँ, कंपाइल पूरा कंपाइल करके देगा। डिबगर होता है, अगर कहीं पे भी आपको त्रुटि जाननी है तो डिबग होता है, जो बगिंग होती है, मतलब एरर होता है जहाँ पे, तो ये डिबगिंग हमें दिखाता है कि एरर कहाँ पे है। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर का काम ही ये होता है असेंबल या असेंबली भाषा कोड को मशीनी कोड में चेंज करना है, जिसे कंप्यूटर पढ़ सके। आपने कोई भी कीबोर्ड से कोई भी इनपुट डाला, अब कंप्यूटर आपके इनपुट को समझ नहीं रहा है, जो उसमें जो हमारे असेंबलर हैं वो उसको एक मशीनी भाषा में कोड करके कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं। और कंप्यूटर एक मशीनी भाषा को ही समझता है। 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। 9 डिजिट मत करना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 0 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं, तो 10 होते हैं, करके देख लेना। 1 से 9 तक 9 और 0 भी इंक्लूड होता है। तो 0 1 की भाषा को हमारा कंप्यूटर समझता है, एक मशीनी कोड को, और इसका काम करता है हमारा असेंबलर, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करके देता है। नेक्स्ट है, आंकड़ों की प्रविष्टि और मुख्य कंप्यूटर से निर्गत प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये स्वयं आंकड़ों का प्रसंस्करण नहीं कर सकता, कौन सा? ये सामान्य उद्देश्य या कार्यान्वमुख या उपरोक्त सभी या मूक। मूक कह सकते हैं, जो हमारा डम टर्मिनल होता है उसे आंकड़ों की प्रविष्टि और मुख्य कंप्यूटर से निर्गत प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्वयं, ये खुद अपने आंकड़ों का प्रसंस्करण नहीं कर सकता। तो मूक अंत के माध्यम से हम आंकड़ों की प्रविष्टि निर्गत प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर है। कौन सा पोर्ट एक उच्च गति पर, एक हाई स्पीड पर 7 जो टूल्स होते हैं उन तक डेजी श्रृंखला में आंकड़ों के संचरण की अनुमति देता है? कौन सा पोर्ट होता है? यूएसबी पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, समानांतर है, या फिर एससीसीआई है? तो देखिए, जो हमारा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, एससीसीआई की फुल फॉर्म याद रखना, एससीएसआई की स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये एक तरह का ना इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस है, जो पीसी, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है और जो सर्वर है, उसको पिछले समानांतर डेटा ट्रांसफर इंटरफेस की तुलना में ज्यादा स्पीड से और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से एक रूट तय करता है, एक परिधीय हार्डवेयर जैसे कि स्टोरेज डिवाइस हो गया, प्रिंटर हो गया, और स्कैनर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। तो एससीएसआई ये हमारा एक इंटरफेस है, जो कि हमें कंप्यूटर के श्रृंखला में आंकड़ों के संचरण की अनुमति देता है उच्च गति पर, हाई स्पीड पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एससीएसआई हाई स्पीड पर काम करता है। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट उन्मुख प्रोग्रामिंग की डैश विशेषता आपको वांछित आंकड़े छुपाने की अनुमति देता है। मतलब आपका कोई भी ऐसा डेटा है जिसको आप हाइड करना चाहते हैं, ये किससे कर सकते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म से, इनहेरिटेंस से, एब्स्ट्रक्शन से, या एनकैप्सुलेशन से। तो एब्स्ट्रक्शन से हम ये कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रक्शन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये क्या होता है कि आप उस चीज को फील कर रहे हो, देख नहीं रहे हो। ठीक है, जिसे आपकी इंग्लिश में अगर मैं कहूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रक्शन क्लाइंट या उपयोगकर्ता, जो यूजर होगा, उसको केवल हमारे जो नेसेसरी विवरण है या एक्सप्लेनेशन है वही दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि जब कोई क्लाइंट किसी क्लास का यूज करता है, तो उस क्लास के संचालन के आंतरिक कामकाज को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अंदर क्या है, उसके इंटरनल जो आपकी चीजें हैं वो नहीं पता चलती। सिर्फ ये आपको ऊपर से जो चीजें हैं वो दिखाई देगा, लेकिन जो चीज आपने हाइड की है वो दिखाई नहीं देगा एब्स्ट्रक्शन क्लाइंट में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का क्या है? क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्या अपने फोन को आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पीसी को चला सकते हैं? तो नो, कभी भी नहीं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर? लैंग्वेज प्रोसेसर तो बिल्कुल अलग हो गया, जैसे कंपाइलर हो, जैसे हमारी जो लैंग्वेज है पाइथन लैंग्वेज है, और जो असेंबलर जो हमारा सॉफ्टवेयर है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है। तो ये जो है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको जब चाहा यूज किया और जब चाहा फोन से अनइंस्टॉल कर दिया, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूं, ओएस की, तो जिसके माध्यम से कंप्यूटर को खुद से निष्पादित करने के लिए बनाया जाता है कि कोई भी डेटा है अगर आप उसको डाल रहे हो तो वो एक आउटपुट देगा प्रोसेस करके। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये कंप्यूटर की एक बुनियादी
कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए उसकी जो पृष्ठभूमि उसके पीछे से चलता है और अपना काम करता है। कहने की बात ये है कि आपके जो पीसी, लैपटॉप या कंप्यूटर, स्मार्टफोन, एनीथिंग एल्स, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अंदर काम करता है। आप कोई भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो वो प्रोसेस करके जो आउटपुट देता है वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप किसी भी चीज को रन नहीं कर सकते हैं। स्प्रेडशीट फाइल सामान्यतः एक विस्तारण के डैश के साथ भंडारित होती है। स्प्रेडशीट फाइल, देखो इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो एमएस वर्ड से पूछ लिया है। एमएस एक्सेल सॉरी, ए है .doc, बी है .xsl, XCL या XLS। तो इसमें आपको पता है कि इनकी फुल फॉर्म, इनकी एब्रीविएशन फॉर्म का यूज किया है। तो एक्सेल में क्या होता है, स्प्रेडशीट होती है, ठीक है। एमएस एक्सेल का यूज हम अलग अलग तरीके से व्यापक रूप से कर सकते हैं। एमएस एक्सेल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसी भी चीज की आपको फाइल बनानी है। अगर आपने ना कहीं पे जॉब सर्च कर रहे हो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आपको एक्सेल की पहचान होनी चाहिए, वर्ड पे आपको शीट बनानी आनी चाहिए, तो सॉरी एक्सेल की सीट बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ पर एमएस एक्सेल का जो यूज होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि डेटा को आपको प्रिजर्वेंस में रखना है और बिना प्रयास के जानकारी जोड़ना और निकालना सरल होता है। कैसे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की एक्सटेंशन की बात करें तो .xls एक्सटेंशन के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाइनरी फाइल फॉर्मेट, जिसे XSL कहा जाता है, इसके रूप में जाना जाता है। अब याद रखिएगा .xls ये भी हमारा एक्सटेंशन फॉर्म है एक्सेल की, और .xlsx ये भी हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म है एमएस एक्सेल की। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है POP3 और IMAP ईमेल अकाउंट है जिनमें क्या होता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ए है, किसी को उसके मेल हर रोज मिलती है अपने आप, या किसी को अपनी मेल पढ़ने और लिखने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है, या किसी को केवल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है, किसी को किसी टेलीफोन लाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो IMAP और POP3 ये बेसिकली ईमेल अकाउंट में यूज होते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो रहेगा सी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP की फुल फॉर्म है, ये CCC का एग्जाम हुआ था, वहां पे काफी पूछा जाता है आपका जो पेपर होता है। और ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। अगर आपने CCC का पेपर दिया है तो आपको पता होगा कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आते हैं, पूरा कंप्यूटर का ही पेपर होता है, कंप्यूटर के ही क्वेश्चन होते हैं। तो POP3 की जो हमारी फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है, इसका मतलब है। और जो IMAP की है वो हमारा इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल है। ये एक तरीके का ईमेल अकाउंट है जिसमें किसी को केवल ईमेल भेजने और रिसीव करने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है। अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हो या फिर किसी का ईमेल रिसीव करना है तो आपको सर्वर से जुड़ना पड़ेगा। POP3 से केवल उपलब्ध जो हमें हुआ है, सर्वर से ईमेल प्राप्त कर सकता है और फिर बाद में हटा सकता है। POP3 से आप केवल उपलब्ध सर्वर से ईमेल प्राप्त कर सकते हैं और उसको बाद में हटा भी सकते हैं। दोनों की फुल फॉर्म याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और IMAP की है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक पाइथन 3.0 में फ्लोर युक्त विभाजन 2018 के पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया शिफ्ट 1 में। क्योंकि अब कंप्यूटर का यूज ज्यादा किया जाता है ऑब्वियसली इन सेक्शंस में, इन डिपार्टमेंट्स में, तो कंप्यूटर अच्छा खासा पूछा जाता है यहाँ पे। तो कौन सा पाइथन 3.0 में फ्लोर युक्त विभाजन है। अब आपको पाइथन की जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, अगर क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मतलब हमारा मेंस या ग्रुप डी में पाइथन से क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो पाइथन दो तरह का आपका सेपरेशन करता है, विभाजन करता है। एक तो करता है फ्लोर युक्त और एक करता है आपका पूरा होल नंबर में, पूर्णांक में। फ्लोर युक्त ऑपरेटर का यूज करते हैं फ्लोर युक्त विभाजन के लिए, जबकि पूर्णांक के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से देखना, ऑपरेटर इसका यूज करते हैं। जैसे हमारा 10, ये ऑब्लिक साइन स्लैश का साइन कह सकते हो, अपॉन 3, ये हमारा फ्लोर युक्त है। और जो हमारा पूर्णांक है, होल नंबर है, इसमें हमें 2 यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, तो ये पूर्णांक विभाजन को दर्शाता है। ये छोटी सी चीजें याद रखिए, रट लीजिए या कुछ भी कहिए, आप इन चीजों को एक बार जरूर देखिएगा। अगर पाइथन से क्वेश्चन आ गया तो काफी फंसने वाला क्वेश्चन होगा। तो अगर फ्लोर युक्त करना है तो 10/3, और अगर आपको पूर्णांक में देना है, होल में देना है, तो 2 बार आ जाएगा इसका यूज। एक ASCII एक कैरेक्टर कूटकर्ण योजना है जो व्यक्तिगत कंप्यूटर जैसे अलग अलग करैक्टर है, संख्या है या नियंत्रण कुंजियों को दर्शाने के लिए यूज होता है। और ASCII का मतलब, इन्होंने कुछ नहीं पूछा, इन्होंने सिर्फ फुल फॉर्म पूछी है ASCII की। तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 7 बिट का बाइनरी नॉर्म्स होता है, जिसका यूज हम 128 ग्राफिक और कंट्रोल जो हमारे सिंबल्स हैं उनके सेट को इनकोड करने के लिए यूज करते हैं। तो 7 बिट का बाइनरी कोड है, ये याद रखिएगा। और अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर कीवर्ड्स। एक
C++ प्रोग्राम में वर्ग सदस्य डिफॉल्ट रूप में किस तरीके से होते हैं? C++ प्रोग्राम में क्या ये पब्लिकली होंगे, प्राइवेट होंगे, क्या ये प्रिजर्व होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑब्वियसली प्राइवेट होंगे। C++ प्रोग्राम में जैसे हमारे जो ग्रुप के मेंबर होते हैं, जैसे वेरिएबल फंक्शन होगा, ये बाय डिफॉल्ट आपके प्राइवेट होते हैं और इन्हें क्लास के माध्यम से आसानी से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक मेमोरी प्रीपथ का प्रकार है जो बूट लोडर जैसे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारण करता है। ऐसा कौन सा पाथ है जो हमारे बूट लोडर जैसे सिस्टम को धारण करता है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शंस है वो है रैम हो गया, रोम हो गया, रिम हो गया या कैशे मेमोरी हो गई। तो हमारा जो रोम होता है ये एक मेमोरी रूट होता है जो बूट लोडर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारण करता है। बूट लोडर एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में रखता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा रीड ओनली मेमोरी है, और ये कैसी मेमोरी है, क्या ये हमारी वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? तो ये हमारी नॉन वोलेटाइल है, जबकि रैम हमारी क्या है, वोलेटाइल होती है कि अगर पावर ऑफ हुई तो डेटा खत्म हो जाएगा। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता, रोम इनबिल्ट होती है आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में। तो ये डेटा को एज इट इज रखती है, और ये रूट है हमारा मेमोरी का जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारण करता है। और बूट लोडर इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के ओएस सिस्टम को मेमोरी में रखता है। नेक्स्ट है, डैश मिलियन कैरेक्टर को दर्शाता है। कौन सा हमारा बिलियन कैरेक्टर को दर्शाता है? तो जो हमारा गीगाबाइट है वो बिलियन कैरेक्टर को दर्शाता है। 1 GB इज इक्वल टू 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। ये भी पता होना चाहिए कि मेगाबाइट से ऊपर क्या होती है, गीगाबाइट होती है, गीगाबाइट से ऊपर टेराबाइट होती है, फिर पेटाबाइट होती है, फिर योटाबाइट होती है, फिर जोटाबाइट होती है। तो ये याद रखिएगा। तो गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट हमारी बिलियन कैरेक्टर को दर्शाएगा। 1 GB इज इक्वल टू 1 बिलियन बाइट्स। नेक्स्ट है, जो हमारे इंस्टीट्यूट है, संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण डैश के माध्यम से किया जाता है। देखो, जो WAN है ये तो वर्ल्ड एरिया नेटवर्क हो, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इंटरनेशनल स्टेज पे अगर आप नेटवर्क का यूज कर रहे हो। फिर हमारा जो लैन होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आपकी दिल्ली में भी कोई कंपनी है, इंडस्ट्री है, और आपकी मुंबई में भी है, आप अपनी इंडस्ट्री में ही कम्युनिकेट करना चाहते हो चीजों को, तो उसके लिए भी आप लैन का यूज कर सकते हो। संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण लैन लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से होता है। लैन का यूज आमतौर पर किसी संगठन के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है, जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, एसोसिएशन हो गया। लोकल एरिया नेटवर्क में कई तरह के कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं जो एक सीमित स्थान पर नेटवर्क बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डैश कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर अ प्रोसेस इज टू रिमूव द रेडी क्यू देर बाय रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये कब भूमिका में आता है? जब पूरी तरह से रेडी जो हमारी रो है उससे एक प्रक्रिया को हटाना है ताकि मल्टी प्रोसेसिंग को डिग्री घटाई जा सके। ये होता है हमारा मीडियम टर्म शेड्यूल। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है सीपीयू शेड्यूल, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म। तो जो हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है ये तब रोल प्ले करता है जब हमें पूरी प्रॉपर एक रो बनाई है उस प्रक्रिया को हटाना है ताकि मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री घटाई जा सके, और ये मध्यम अवधि शेड्यूलिंग स्वैपिंग फंक्शन का हिस्सा है। तो इसे मीडियम टर्म शेड्यूलर कह सकते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रस्तुति में आप सूचना जैसे कि कंपनी का नाम है और अपने डिपार्टमेंट का नाम है, इसको शामिल करना चाहते हैं तो इसको कहाँ पे डालोगे? टाइटल पर, फुटर पर, हेडर पर या स्टेटस पर? टाइटल वो होता है जो बिल्कुल हमें शुरुआत में दिखाई देता है, आपने कोई भी एप्लीकेशन खोली है उसमें टाइटल डाला है। फुटर हेडर होते हैं, फुटर हमारा नीचे दिखाई देता है, हेडर हमारा ऊपर दिखाई देता है, और स्टेटस का आपको पता ही है। तो एक प्रस्तुति में एक प्रेजेंटेशन आपने बनाई है और आप उस सूचना में अपनी कंपनी का नाम डालना चाहते हैं और अपने डिपार्टमेंट का नाम डालना चाहते हैं, तो ये हम फुटर बॉक्स में शामिल कर सकते हैं। फुटर वह लाइन होती है जो पेज के बॉटम मार्जिन में प्रिंट की जाती है। लाइक अगर आपने कोई भी बुक खरीदी है, ठीक है, उसके नीचे ना कुछ लिखा हुआ है, हर पेज पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो कीज के द्वारा इजीली हर पेज पे प्रिंट हो जाता है। तो फुटर के लिए हम अपनी प्रेजेंटेशन में किसी कंपनी का नाम या अपनी ही डिपार्टमेंट का नाम फुटर बॉक्स में शामिल कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, नेक्स्ट है, टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट इज टू टेकन द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी यूज। प्रिंट आउट लेने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए किस विकल्प का? तो ऑब्वियसली हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज करेंगे। अपना आपका एक प्रिंट आउट लेना है आपने, क्या पेस्ट करोगे, फॉर्मेट पेंटर करोगे, इंसर्ट करोगे किसी टेबल को उसमें डालोगे? लेकिन नहीं, प्रिंट प्रीव्यू विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रिंट आउट लेने से पहले अगर हमें अपना डॉक्यूमेंट्स देखना है तो उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। और इसकी अगर कुंजी की बात करें, इसको कौन सी की से यूज किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस कैपिटल P से आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। सो गाइज, ये था आज का वीडियो, और आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको तकलीफ हो रही है या फिर जानना चाहते हैं तो प्लीज अपना जो सर्च इंजन है उसमें सर्च करके उस चीज को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिएगा ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपकी क्यूरी है वो कवर
कवर हो सके। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।